एक कटोरी दाल की कीमत समझ आ रही है गजा में भूख से मरते लोगों को। पेट की आग की ऐसी भूख से तड़प उठे हैं बच्चे, जहां जिंदगी का भरोसा नहीं और चारों तरफ बस फायरिंग की आवाज। दिन हो या रात, गाजा की यही है दास्तान, जिसे बयां करते करते आखिर रो ही पड़े फिलिस्तीन के राजदूत। अब संघर्ष विराम को लेकर नई योजना के तहत क्या तय किया गया है और हमास क्यों राजी नहीं है, इससे ये बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शहर दर शहर दौरे पर हैं। बिहार से शुरू हुआ काफिला भोपाल आकर आज रुका और यहां देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 का सिक्का जारी किया। भोपाल से और क्या क्या संदेश दिया, पीएम के इस दौरे की क्या रही खासियत, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा क्या है ऑपरेशन कावेरी, क्या 1980 में शुरू हुआ भारत का सपना अब बनेगा भारत की जबरदस्त ताकत, ये सब आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। एक कटोरी दाल की कीमत गाजा के लोगों को समझ आ रही है। भूख से तड़पते बच्चे, सूनी आंखों में बर्बादी के आंसू और बस शांति की आस। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और गाजा के जबालिया की इस तस्वीर में जो चीख है वो न जुबान से निकल रही है और ना ही शब्दों में बंधी है, वो बस आंखों से ही बह रही है आंसू बनकर। दरअसल ये तस्वीर गाजा में बढ़ती मौत और हमास के आतंकी मंसूबों के तले दबे लोगों की वो चीखें हैं जो लोग कह नहीं पा रहे। यहाँ के लोग भूख से मर नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे मरे जा रहे हैं। सोचिए, इतने छोटे देशों को जहर देने पर कौन तुला है, अमेरिका, इजराइल या फिर हमास? तो इसका जवाब भी साफ है, और वो ये कि जब किसी देश की नसों में आतंक का बारूद भर दिया जाता है और कुछ संगठन अपने फायदे के लिए आतंक को पनाह देते हैं, तब ऐसा ही होता है। बात कड़वी है मगर सच है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जो हमास कर रहा है वो भी सही नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है फिलिस्तीन राजदूत रियाद मंसूर की, जो यूएन में गाजा के हालात बताते बताते फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दुनिया को गाजा में भूख से तड़पते बच्चों और वहां के बदतर हालात के बारे में बताया। मंसूर ने कहा कि ये सब देखना तकलीफ देह है। ये कहते कहते उनके आंसू निकल पड़े। ताज़ा आंकड़ा बताता है कि बमों से ज्यादा भूख से मर रहे हैं लोग। आपको बता दें, गाजा में 950 मासूमों की जिंदगी पिछले 2 महीनों में छिन गई। फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जहां ना तो शांति है ना ही सुख। लेकिन वहीं अगर फिलिस्तीन के मुद्दे को गौर से देखें तो पता चलता है कि जो कुछ भी आज फिलिस्तीन में हो रहा है उसकी वजह है आतंकवाद। पड़ोसी देश के फैलाए आतंकवाद से हम सब खुद जूझ रहे हैं। आपको बता दें, गाजा और इजराइल वाले मामले में लोग 2 पक्ष में बटे हुए हैं। पहले तो वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं कि गाजा को फ्री किया जाए और उनकी नज़र में हमास दूध का धुला है, और दूसरे वो लोग हैं जो इस त्रासदी को सही ठहराते हैं। अगर हम पहले वाले लोगों की बात करें तो समझ में आता है कि इन्हें गाजा से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो ये लोग कुछ ना कुछ मदद तो करते, गाजा को भिजवाते। लेकिन मदद भिजवाने की जगह ये लोग बस गाजा के नाम पर व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को राफा शहर में जो हादसा हुआ उसके लिए गाजा के सरकारी मीडिया ने जानबूझकर किया गया नरसंहार बताया है। एक अमेरिकी योजना के अनुसार गाजा में 60 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को इजराइल ने समर्थन दिया, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया। वहीं हमास ने अपने हथियार छोड़ने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। उसने कहा है कि इजराइल को गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए और युद्ध समाप्त करने का वचन देना चाहिए। संघर्ष विराम के दौरान पहले सप्ताह में हमास 28 इजरायली बंधकों को जीवित या मृत सौंपेगा, जिसके बदले में इजराइल 1236 यानी 1236 फिलिस्तीनी कैदियों को और 180 मृत फिलिस्तीनियों के शव सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिका लगातार प्रयासरत है। देखने वाली बात होगी ये स्थायी संघर्ष विराम होता भी है या नहीं, या कब तक होता है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा बेहद खास रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में पहला दौरा है। कार्यक्रम के सारे सूत्र यानी सुरक्षा से लेकर प्रबंधन तक की कमान महिलाओं के हाथों में रही। भोपाल के जबूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम के दौरान अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे और पीएम मोदी ने इस मौके पर मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो की सौगात भी दी। इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर देश का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला 300 रुपए का सिक्का जारी किया। 35 ग्राम के इस सिक्के में चांदी का अनुपात 50% है और ये देश और दुनिया में जारी होने वाला जिसका मूल्य 300 रुपए है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये सिक्का संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस सिक्के के मुख्य भाग के मध्य भाग में अशोक स्तंभ के 3 शीश और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। पीछे की ओर मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि पीएम मोदी खुद अहिल्याबाई की जन्म जयंती मनाने हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा देवी अहिल्याबाई का इतिहास गौरवशाली है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का भी वर्चुअली भूमि पूजन किया। इसमें 778.91 करोड़ की लागत से घाट निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। ये निर्माण उज्जैन में शनि मंदिर से लेकर नागदा बाईपास तक 29 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए की लागत से बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेज कॉजवे का भूमि पूजन किया गया जो क्षिप्रा और कान नदियों के जल प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होगा। नगर निगम की ओर से गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी परियोजनाओं की डेडलाइन 30 महीने की रखी गई है। अब अगर पीएम मोदी के इन दौरों पर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार में डिफेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी चीजों को डेवलप किया जा रहा है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। ऐसे में यह देखना होगा कि आखिर पीएम मोदी की इन योजनाओं से बिहार चुनाव, यूपी चुनाव 27 में क्या असर पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से आज संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। इस ऑपरेशन में ज्यादातर हथियार स्वदेशी इस्तेमाल किए गए थे। ये जो दिखाता है कि भारत लगातार अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से स्वदेशी की मांग उठने लगी है, जिसके चलते भारत ने 5वीं पीढ़ी फाइटर्स जेट्स बनाने की दिशा में अपना पहला कदम रख दिया है। इन जेट्स के इंजन को ध्यान में रखते हुए कावेरी इंजन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल भारत काफी समय से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। अब लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई जाए और इसीलिए सोशल मीडिया पर फंड कावेरी इंजन इस समय ट्रेंड कर रहा है, जिसके तहत लोगों ने मोदी सरकार से अपील की है कि कावेरी इंजन के लिए फंड मुहैया कराया जाए और जल्द से जल्द फाइटर जेट्स के इंजन बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने।
आपको बता दें, कावेरी उस प्रोजेक्ट का नाम है जिसे डीआरडीओ भारत के लिए डेवलप कर रहा है और डीआरडीओ की जीटीआरआई लैब इसे बना रही है। इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी, जिसका टारगेट 81 से 83 यानी 2 से 3 साल के बीच का रखा गया था और सबसे पहले इस इंजन को लड़ाकू विमान LCA तेजस में लगाया जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट के डिले होने के बाद तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया इसे और कावेरी इंजन में हाई टेम्परेचर हाई स्पीड के कंडीशन में थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए एक फ्लैट रेटेड डिजाइन किया गया है। इसका ट्विन लेन फुल अथॉरिटी इंजन कंट्रोल सिस्टम सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। साथ ही ज्यादा विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप भी है। ये डिजाइन इंजन को अलग अलग ऑपरेटिंग सिचुएशन में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यानी अब भारत के हथियार भी होंगे, इंजन भी होगा, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम डबल इंजन की रफ्तार से अब काम करेगा और दुश्मन को सबक सिखाएगा। आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।